नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने लिया महाकुंभ की तैयारियों का जायजा, अधिकारियों को दिए समय सीमा पर कार्य पूरा करने के निर्देश। यूपीसीएल के जगजीतपुर ललतारो उप संस्थानों का भी किया लोकार्पण। विश्व दिव्यांग दिवस पर रुद्रपुर में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने 54 उत्कृष्ट दिव्यांगों को किया सम्मानित। मुख्यमंत्री ने कहा, दिव्यांग जनों को मुख्यधारा से जोड़ना सरकार की प्रतिबद्धता। इक्कीस दिसंबर से 24 दिसंबर तक आहूत होगा उत्तराखंड का विधानसभा सत्र। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, कोरोना संक्रमण के बीच पूरी सावधानी के साथ चलेगी सत्र की कार्यवाही। और पौड़ी के सभी विकासखंडों में आंगनबाड़ी और प्राइमरी स्कूलों में तैयार की जा रही पोषण वाटिकाएं, बच्चों को पोषण युक्त आहार देने में मिलेगी मदद। अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड के प्रसार को रोकने के लिए बाजारों में एहतियाती उपायों से संबंधित गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के अनुसार कोरोना नियंत्रण क्षेत्र में बाजार बंद रहेंगे। 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है। जिन जगहों पर बाजार खुले रहेंगे वहां दुकानों को पहले से ही सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा। दुकानों के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर रखना भी अनिवार्य होगा। दुकानों के अंदर और बाहर कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखने के लिए निशान बनाने की सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज हरिद्वार में 2021 में आयोजित होने वाले महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। हरिद्वार जिले के नारसन से उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत की। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने हरिद्वार दिल्ली राष्ट्रीय और राजमार्ग के निर्माण कार्यों का जायजा लिया और अधिकारियों से कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी ली। इस दृष्टि से जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनका पूरी तरह तैयार होना बहुत ज़रूरी है और उसी के निरीक्षण के लिए हम आज यहाँ पर आए हैं। सही समय पर सड़कों का निर्माण का कार्य संपन्न हो जाए ताकि कुंभ निर्बाध संपन्न हो सके। तो NHI के जो हमारे अफसर हैं उनके साथ आज यहाँ पर भ्रमण पर हैं हम लोग। निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक भी की। समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि कुंभ के कार्य हर हाल में समय पर पूर्ण कर लिए जाए। उन्होंने कहा कि अगर आवश्यकता पड़े तो कार्य में लेबर और शिफ्ट की संख्या भी बढ़ा ली जाए। लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिया कि कुंभ क्षेत्र के मठ, मंदिर, आश्रम, धर्मशाला, अखाड़ा और पेशवाई मार्ग को दुरुस्त कर लिया जाए। इसके साथ ही मनसा देवी और चंडी देवी मार्ग का सुदृढ़ीकरण किया जाए। मुख्यमंत्री ने कुंभ कार्यों में पारदर्शिता और ईमानदारी बनाए रखने को गंभीरता से लेने को कहा और कुंभ के बाद और कुंभ के दौरान किसी प्रकार के प्रश्न चिन्ह उठने की संभावना को समाप्त करने की भी बात कही। मुख्यमंत्री ने कुंभ मेले की बैठक के बाद यूपीसीएल के 3311 केवी उपसंस्थान जगजीतपुर ललतारो का लोकार्पण किया। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर रुद्रपुर में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने प्रदेश के 54 उत्कृष्ट दिव्यांग कर्मचारियों, व्यक्तियों और सेवा योजकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य स्तरीय दक्षता पुरस्कार दिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा दिव्यांग दिवस के रूप में 3 दिसंबर को दिव्यांग दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाते हैं और इसमें दिव्यांग जनों के आर्थिक विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके उन्नयन के लिए उनके सुझाव भी लेते हैं और हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की इस तरह से इन्हें समान भागीदारी मिले, इस तरह से इनके आत्मनिर्भर कर सकें, इस तरह से यह आगे बढ़ सकें, तरक्की कर सकें। वहीं सरकार द्वारा सम्मान दिए जाने पर लाभार्थियों ने खुशी व्यक्त की और कहा कि सरकार की ओर से सहयोग मिलने से उनका हौसला बढ़ेगा। है आज मुझे ये चेयर मिली, मुझे यह सम्मान हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे सारी चीजें भी मिली खाने को, मुझे बहुत अच्छा लगा। वहीं अपने संदेश में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि दिव्यांगजनों को सहानुभूति नहीं बल्कि सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों के हितों और उनको समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।
उत्तराखंड विधानसभा का आगामी सत्र 21 दिसंबर से 24 दिसंबर तक आहूत होने जा रहा है। कोरोना संक्रमण के बीच सत्र के आयोजन को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सितंबर माह में आयोजित सत्र की तरह ही इस बार भी पूरी सावधानी के साथ सत्र का आयोजन किया जाएगा। 21 दिसंबर से और 24 दिसंबर के बीच यानी 3 दिन का हमारा सत्र आहूत हो रहा है। और व्यवस्थाएं तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि कोरोना जैसा ये जो समस्या हमारे सामने है, तो हमने पिछली बार जो सत्र 23 सितंबर को हुआ था, व्यवस्थाएं भी हम वैसी रखेंगे। और मुझे लगता है कि इस बार 3 दिन का है तो हमें व्यवस्थाएं उसी प्रकार से करनी पड़ेंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने उत्तराखंड के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन, बालिकाओं के लिए शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और अन्य कई योजनाओं सहित विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी रूसा पर चर्चा के साथ उत्तराखंड में साइंस कॉलेज खोलने पर भी बात की। इसके अलावा उन्होंने राज्य सरकार से बालिकाओं के लिए उच्च शिक्षा में सुविधा प्रदान करने के लिए प्रस्ताव भी मांगा। डॉक्टर निशंक ने देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में पीपीपी मोड में ट्रिपल आईटी बनाने के साथ साथ एनआईटी श्रीनगर के कार्य में आ रही रुकावट पर भी चर्चा की। डॉक्टर निशंक ने राज्य में आईसर की स्थापना पर भी राज्य के शिक्षा मंत्री से सुझाव मांगे हैं और उन्हें आश्वस्त किया है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय इसके लिए जल्द से जल्द शेष अनुदान जारी करेगा। पौड़ी जिला प्रशासन ने जिले के सभी 15 विकासखंडों के आंगनबाड़ी और प्राइमरी स्कूल में न्यूट्री गार्डन यानी पोषण वाटिका तैयार किए जाने की शुरुआत कर दी है। पहले चरण में हर ब्लॉक में 20 न्यूट्री गार्डन स्थापित किए जाएंगे। इन न्यूट्री गार्डन में मुख्य रूप से विटामिन और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर मौसमी सब्जियां और फल उगाए जाएंगे, ताकि आंगनबाड़ी और प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को मौसम के अनुसार आहार मिल सके। जितने भी हमारे आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं और प्राइमरी स्कूल्स होते हैं ब्लॉक्स में, तो उनके पास आसपास एक ऐसा न्यूट्री गार्डन विकसित कर लिया जाए जिसमें फल और सब्जियां वहीं से उत्पादित हो जाएं और इसका जो उपयोग है वहाँ पर बच्चे कर सकें। तो इसमें हम लोग कन्वर्जेंस करते हुए NRLM SRLM के जो हमारे महिला समूह हैं उनको भी इसमें हमने ले लिया, तो उनके माध्यम से ही ये कराया जा रहा है। मतलब इसमें सब्जी का उत्पादन और फलों का उत्पादन किया जाएगा और वो बच्चों को वहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा जो बच्चे हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ते हैं और प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ते हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि बच्चों को गुणवत्ता युक्त फल और सब्जी मिल सके, इस उद्देश्य के साथ इस पहल की शुरुआत जिला प्रशासन द्वारा की गई है। बाजार से जो सब्जी आती है, लगभग सभी मैदानी जिलों से जो सब्जी आ रही हैं, उनकी कोई गारंटी नहीं होती कि उसमें कितने पोषक तत्व हैं, हाइब्रिड होकर कौन से किसी इंजेक्शन, किस केमिकल्स और कैसा उनमें खाद लगाया जा रहा है। तो उसका प्रभाव सीधे सीधे बच्चों के पोषण पे पड़ता है, हमारी गर्भवती माताएं, धात्री माताएं, उनके पोषण पे पड़ता है। तो हमने कॉन्सेप्ट इसीलिए जिला प्रशासन ने कॉन्सेप्ट शुरू किया है सबने मिलकर कि हम जितना भी हो सके अधिक से अधिक अगर हम पे उपलब्धता है तो हम जमीन में अपना सब्जी उगाए, जिससे हम हमारे बच्चों को, गर्भवती माताओं और महिलाओं को भरपूर पोषण मिल सके। इस अभियान के प्रथम चरण में जिले के 298 आंगनबाड़ी केंद्रों को जोड़ा गया है। पोषण वाटिका संचालक देवेश डोभाल ने बताया कि इन वाटिकाओं में जैविक रूप से उगने वाली फल सब्जी बच्चों की सेहत के लिए लाभकारी होगी। सभी आंगनबाड़ी केंद्र इस पद्धति पे चलेंगे और सभी को एक न्यूट्रिशन प्लेटफॉर्म मिलेगा कि सभी को अपने अपने गार्डन होंगे, सबके पास न्यूट्रिशन भरपूर होंगे, साप्ताहिक उनके पास सब्जी होंगी और प्योर जैविक होंगी, जो उनके स्वयं के घर के गाय है, बच्चे है, उनके गोबर से जो खाद द्वारा उनके मिलेंगे, प्राप्त होंगे। इस पोषण वाटिका से आंगनबाड़ी केंद्र में आने वाले बच्चों के साथ साथ विद्यालयों में मिलने वाले मध्याह्न भोजन लेने वाले बच्चों को भी जोड़ा गया है। उत्तराखंड से पूर्वांचल और बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। यात्रियों की सुविधा के लिए आज से देहरादून, मुजफ्फरपुर और देहरादून गोरखपुर के बीच विशेष ट्रेन का संचालन शुरू हो गया है, जिसके बाद अब गोरखपुर के लिए देहरादून से सप्ताह में 2 दिन यानी मंगलवार और बृहस्पतिवार ट्रेन रवाना होगी। वहीं मुजफ्फरपुर के लिए सप्ताह में 1 दिन यानी रविवार को ट्रेन का संचालन होगा। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के चलते 8 महीने बाद दोनों ट्रेनों का संचालन स्पेशल श्रेणी में किया जा रहा है।
स्मार्ट सिटी के तहत देहरादून शहर में 30 इलेक्ट्रिक बसों को चलाने की तैयारी की जा रही है। स्मार्ट सिटी के सीईओ आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि अगले सप्ताह से बसों का ट्रायल शुरू किया जाएगा। योजना के तहत कुल 30 बसें आएंगी। अगर पहले चरण का ट्रायल सफल रहेगा तो दिसंबर अंत तक करीब 11 बसें आएंगी। इसके बाद समय समय पर बसों को मंगाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक ये बसें कई खूबियों से लैस होंगी। इन इलेक्ट्रिक बसों में 26 सीटें होंगी। दिव्यांग लोगों के लिए व्हीलचेयर होगी, साथ ही हाइड्रोलिक रैंप भी होगा। एक बार चार्ज करने पर बस को 150 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। इलेक्ट्रिक बस में ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा, साथ ही इमरजेंसी बटन और मोबाइल चार्जिंग सिस्टम समेत कई सुविधाएं होंगी। पहली जो प्रोटो बस है, जो बस जैसी चलेगी वो अब यहाँ ट्रायल किया जाएगा सड़कों पर चला करके। वो बस कल हैदराबाद से यहाँ पहुँच चुकी है और जल्दी ही जो हमारे परिवहन विभाग की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लीट करके नेक्स्ट वीक से हमारा प्लान है कि हम इसका ट्रायल रन शुरू कर देंगे। टोटल 30 बसें आनी है। पहले चरण में अगर ये ट्रायल रन सफल रहता है, अगर कोई उसमें चेंजेस करने की आवश्यकता होती है तो उसको देखते हुए दिसंबर के लास्ट तक हम लगभग 11 बस आ जाएंगी और उसके बाद आगे जैसे जैसे हमारी ज़रूरत होगी 30 बसों तक को उसको बेड़े को बढ़ाया जाएगा। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र सेवा अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से उपलब्ध होगा। ये जानकारी देते हुए निदेशक डाक सेवाएं एसके राय ने कहा कि डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र पेंशन भोगियों के लिए एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा है। सभी पेंशन भोगी इस सुविधा का लाभ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से ले सकते हैं। पेंशन भोगी ग्रामीण डाक सेवकों और पोस्टमैनों के माध्यम से अपने घर पर सेवा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जीवन प्रमाण पत्र ये सुविधा अभी सरकार ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से और डाकघरों में जो हमारे काम करने वाले पोस्टमैन हैं, जो जीडीएस हैं, जिनको लगभग हर घर की जानकारी होती है, बीट वाइज पोस्टमैन होते हैं, यह सुविधा आप घर बैठे लेना चाहते हैं। घर बैठे जब आप ये सुविधा लेना चाहते हैं तो आपको इसमें पोस्ट इन्फो ऐप है हमारा, जिसमें आप उसको डाउनलोड करने के बाद उसमें आपका कई तरह के सर्विसेज की रिक्वेस्ट आप उसमें पाएंगे। जब आप उसमें जाएंगे तो देखेंगे कि एक सर्विस इसमें डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का भी है। वहीं राजधानी देहरादून आए संचार राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने भी डाक विभाग की तारीफ करते हुए कहा था कि पोस्ट ऑफिस तेजी से डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। आधार नंबर के जरिए 10,000 तक के पेमेंट की सुविधा कोरोना काल में बुजुर्ग लोगों को घर बैठे मिली है। कुछ लोग ऐसे थे, अब कोई अगर 80 साल का है वो घर के बाहर भी नहीं जा सकता, तो उसने वो हेल्पलाइन के ऊपर फोन किया। उसके घर में वो ग्रामीण डाक सेवा को लेके आया और उसने उसका आधार नंबर से उसको उसके अकाउंट नंबर की जरूरत नहीं, और कोई भी बैंक में उसका अकाउंट होगा तो भी उसको 10,000 रुपए तक के पैसे उसको मिल सकते हैं। मतलब पैसे डिपॉजिट करना, पैसे विड्रॉ करना, ये सारी सुविधा तो ये टेक्नोलॉजी के और इसके कारण हमारे डाक सेवक के कारण ये पॉसिबल हुआ। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने लिया महाकुंभ की तैयारियों का जायजा। अधिकारियों को दिए समय सीमा पर कार्य पूरा करने के निर्देश। यूपीसीएल के जगजीतपुर ललतारो उप संस्थानों का भी किया लोकार्पण। विश्व दिव्यांग दिवस पर रुद्रपुर में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने 54 उत्कृष्ट दिव्यांगों को किया सम्मानित। मुख्यमंत्री ने कहा, दिव्यांगजनों को मुख्य धारा से जोड़ना सरकार की प्रतिबद्धता। 21 दिसंबर से 24 दिसंबर तक आहूत होगा उत्तराखंड का विधानसभा सत्र। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, कोरोना संक्रमण के बीच पूरी सावधानी के साथ चलेगी सत्र की कार्यवाही। और पौड़ी के सभी विकासखंडों में आंगनबाड़ी और प्राइमरी स्कूलों में तैयार की जा रही है पोषण वाटिकाएं। बच्चों को पोषण युक्त आहार देने में मिलेगी मदद।
उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें, साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।